एनीवे गुड मॉर्निंग बेटा। वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है, इसमें सबसे कम एफर्ट से लगभग पूरे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। क्लास 12 का जो आपका बोर्ड है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहां से डेरिवेशन भी मिल जाएगा, कुछ इंफॉर्मेटिव वाली थ्योरी मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर इसको कंक्लूड करें तो हम क्या कहेंगे कि वेव ऑप्टिक्स जो है लीस्ट एफर्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है। एक्चुअली एक भ्रम भी होता है, जब समटाइम्स टीचर ये कहता है कि चैप्टर आसान है तो कोई बच्चा शुरू से ही उसको एबीसीडी लेवल का समझने लगता है। तो बेटा एबीसीडी लेवल का तो कोई चैप्टर नहीं है। मतलब आसान इसलिए है कि अन्य चैप्टर्स को या बहुत से चैप्टर्स को आप बार बार रिवीजन करते हैं, उसके बावजूद भी कई चैप्टर्स कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी एग्जाम में गलत क्वेश्चन आपका करा देते हैं। ये नहीं कराएगा। तो एफर्ट उतनी ही करनी चाहिए आपको जितने पिछले में किए हैं। एक एफर्ट कम हो सकता है, मतलब अगर वहां 4 किए हैं या 5 किए हैं तो इसमें 3 या 4 कर लो। और एफर्ट के बगैर आप सोचोगे कि एबीसीडी लाइक चैप्टर होगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो आसान का मतलब है व्हेन यू विल मेक एफर्ट्स, तो ये आपको लगभग फुल मार्क्स देकर जाएगा। वेव ऑप्टिक्स, लाइट इज अ पार्टिकल, ये सबसे पहले माना जाता था। आप कहोगे किसने दिया था? न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो सुना होगा। न्यूटन्स की जो कार्पस्क्यूलर थ्योरी थी वो मानती थी कि लाइट एक पार्टिकल है। हालांकि ये थ्योरी बेसिकली न्यूटन की नहीं थी। ऑप्टिक्स जो बुक थी उसमें इसने इस थ्योरी को थोड़ा सा होता ना डिटेल में बताया था। अदरवाइज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में चलता है, जिसे कार्पस्क्यूलर थ्योरी कहते हैं। इसको सबसे पहले, ये लगभग 17वीं सेंचुरी की बात है, डिस्कार्टीज ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। कार्पस्क्यूलर थ्योरी की हम पहले बात करेंगे। कार्पस्क्यूलर हिंदी में कणिका कहते हैं। कार्पस्क्यूल्स माने होता है कणिका, पार्टिकल। कार्पस्क्यूलर थ्योरी डिस्कार्टियस ने इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। डिस्कार्टियस आप कह सकते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड, ही डेवलप्ड दिस थ्योरी। ही एक्सप्लेन्ड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग दिस थ्योरी। दिस थ्योरी मीन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी। इसने इनको एक्सप्लेन कर दिया। ये पॉइंट याद रखना बेटा जरूरी है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को उसने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने में उसने क्या लिया कि जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, जरा समझिएगा बात को, रेरर से डेंसर मीडियम जाती है, तो आप बताइएगा लाइट ये थी इंसिडेंट रे, रेरर मीडियम में, डेंसर में जाती है तो पता लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो उसने ये लिया डिस्कार्टियस ने, और बाद में न्यूटन ने भी इसी को फॉलो किया। क्या? When light propagates from rarer to denser medium, then its speed increases. हम आज जानते हैं कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है बेटा वो कम हो जाती है, लेकिन डिस्कार्टियस ने और न्यूटन ने बाद में इसको ही लेकर के चला। जब ये लाइट रे रेरर से डेंसर मीडियम जाती है तो स्पीड बढ़ती है। दूसरे ढंग से रखें अगर तो क्या हुआ है, जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम जाती है यानी कि नॉर्मल की तरफ जब बेंड होती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आप इसमें क्या पॉइंट लोगे? ही टुक या ही ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट propagates from the rarer to denser medium, then velocity of light increases. सर्कुलर थ्योरी में मेन नाम जो आता है डिस्कार्टियस का आता है, और बाद में न्यूटन ने उसको एक्सप्लेन किया बेटर वे में। तो हम लोग मानते हैं कि डिस्कार्टियस की बजाय कार्पस्क्यूलर थ्योरी जो है वो न्यूटन का है। इवन हम पढ़ते ही हैं, किताबों में लिखा होगा न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो बेटा सभी लोग। हाउएवर न्यूटन एक्सप्लेन्ड दिस थ्योरी इन डिटेल, हेंस दिस थ्योरी इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी। तो पॉपुलरली न्यूटन का नाम आता है। मतलब अगर मैं इसे कार्पस्क्यूलर थ्योरी ना लिखता, मुझे डिटेल ना करना होता, तो मैं लिखता ही न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी। मन में एक बात आएगी, कहा यार पार्टिकल मान लिया, लाइट पार्टिकल कैसे माना? देखो बड़े ज्ञानी पुरुष होते हैं ये लोग। तो पता ये मिरर है, ये मिरर, तो लाइट जो है जब किसी रिफ्लेक्टिंग मिरर जैसे सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है।
जैसे इसके ऊपर ये मान लो लाइट आई, तो ये ऐसे लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप गौर से देखो, बॉल को अगर आप ले लो, एक पार्टिकल ले लो, वो भी जब किसी इस तरह के स्मूथ सरफेस पर या हार्ड सरफेस पर या रिजिड सरफेस पर पड़ती है, तो बॉल भी बेटा ऐसे पड़ेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी से एक आइडिया आता है, मतलब इससे भी एक आइडिया आता है कि जैसे एक बॉल सरफेस से पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, वैसे ही लाइट भी सरफेस से पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो क्या लाइट में भी बॉल जैसा पार्टिकल का नेचर है? और इसी आधार पर ये लोग अपने आइडिया को, अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और प्रूव करते हैं कि ये पार्टिकल है। लाइट का टकराना, रिफ्लेक्ट हो जाना, यानी एक समानता दिख रही है। तो क्या हम लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ मान के एक्सप्लेन करें? उसी बेसिस पर कैप्सुलर थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ आइडियाज थे जो बड़े ही कंट्राडिक्टरी थे, और उसमें सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन क्या था बेटा? व्हेन लाइट propagates in denser medium, speed increases। उस समय डिस्कार्डियस की इस थ्योरी को न्यूटन ने अपनी बुक में महत्व दिया और लाइट को पार्टिकल मान के ही एक्सप्लेन किया जाना। न्यूटन के लगभग कंटेम्परेरी ही थे क्रिश्चियन हाइगेंस। डच साइंटिस्ट हाइगेंस ने बेटा अपना एक पेपर पब्लिश किया, साइंस जर्नल्स में अपना एक पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर ने उसने आइडिया दिया कि लाइट इज वेव, लाइट वेव है। तो हाइगेंस की वेव थ्योरी सबसे पहले सामने आती है, और एक छोटा वैज्ञानिक माना जाता था। न्यूटन जैसा तो बिल्कुल ही जलवा नहीं था। तो हाइगेंस जैसा एक छोटा वैज्ञानिक बताता है कि लाइट वेव है, और जब उसने बताया कि लाइट वेव है, तो उसने ज्योमेट्रिकल वे में बहुत सी चीजें प्रूव भी की। उसने ये बताया कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड जो है वो घटती है। उसका ये मानना था घटती है, जो उस समय तक जो चीजें थी बेटा एक्सपेरिमेंटली पता नहीं था, तो हाइगेंस को बड़ा तवज्जो नहीं दिया गया। पहला उसके पीछे कारण क्या था? हाइगेंस का वेव नेचर ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया, माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो वैज्ञानिक ग्रुप था, उनका ये मानना था कि लाइट वैक्यूम में भी चलती है। और तुम्हें याद हो बेटा, हमने जब वेव पढ़ा था तो हमने कहा वेव रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट। तो ये हमेशा एक बड़ा को रहा कि भाई लाइट वेव हो कैसे सकती है, क्योंकि लाइट जो है वो तो वैक्यूम में भी चलती है, वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो फिर वेव कैसे हो सकती है? बिकॉज वेव रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट। क्योंकि तब तक मैकेनिकल वेव के बारे में ही आइडिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बड़े क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया था। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेटा एक्सप्लेनेशन मैक्सवेल देता है, जो 1850 के आसपास का है, और जो कि लगभग 200 साल बाद की बात है। तो मैं चीजों को थोड़ा सा सिंपल करूं कि लाइट को जब क्रिश्चियन हाइगेंस ने बताया वेव है, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी, महत्व, प्रेफरेंस नहीं दिया गया, क्योंकि लाइट कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम ऑल्सो एंड वेव रिक्वायर्स मीडियम। तो वैक्यूम में कैसे चल सकती है लाइट? राइट? तो हम यहीं से चलते हैं, परत दर परत बातें आगे ले जाते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया। अब हेडिंग डालिएगा हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस एच। हम इस चैप्टर में बेसिकली बेटा इसी को पढ़ेंगे, हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस proposed wave theory of light. According to this theory, light propagates as wave. और इस आधार पर बेटा he explained reflection fraction of light by using this theory। और ऐसा करते वक्त उसने क्या माना बेटा? आपको पॉइंट याद है कि जब रिफ्रैक्शन को खास तौर पर जब एक्सप्लेन किया, तो उसने बताया लाइट जब डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड घटती है। He told that when light propagates in denser medium, then speed decreases, घट जाती है। जो कि न्यूटन का जो आइडिया था, डिस्कार्डियस का था, उससे अलग था। एक कंट्राडिक्शन भी था इसमें। देखिए, ये तो बताया कि he told that the light propagates from a rarer to denser medium, the speed decreases। साथ ही साथ इसने एक कंट्राडिक्शन क्या था कि इसने बताया लाइट वेव है, लेकिन लाइट कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम ऑल्सो। ये था क्योंकि उस समय तक मैकेनिकल वेव के बारे में पता था, और मैकेनिकल वेव के बारे में पता है कि दे प्रोपगेट इन अ मीडियम ओनली।
तो यहां पर कंट्राडिक्शन क्या बनता है, इसी को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, इफ लाइट वेव देन हाउ इट कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम बिकॉज वेव रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। ये तो बाद में स्टैब्लिश होता है जब मैक्सवेल इसे बताते हैं, लेकिन उस समय तक तो माना जाता था कि वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। कंट्राडिक्शन बेटा ये है, लाइट कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम ऑल्सो बट वेव्स रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट, देन हाउ लाइट इज वेव। तो लाइट वेव कैसे हो सकती है? हालांकि ऐसा नहीं है कि हाइगेंस ने प्रयास नहीं किया था, हाइगेंस ने बताया कि वैक्यूम में भी एक मीडियम होता है। तो पता वो क्या था, हाइगेंस ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम बताया। उसने कहा इस दुनिया में हर जगह पर एक हाइपोथेटिकल मीडियम इवन वैक्यूम में भी मौजूद होता है, इसे बोला जाता है ल्यूमिनिफेरस ईथर। कई बार क्वेश्चन के ऑप्शन में सिर्फ ईथर लिखा होगा तो आप ईथर टिक करिएगा, अदरवाइज इस मीडियम का पूरा नाम है ल्यूमिनिफेरस ईथर। ठीक है, लाइट अगर वेव है तो उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, वैक्यूम में मीडियम नहीं है तो ये चल कैसे सकती है, तो ये चल कैसे सकती है? तो हाइगेंस ने बताया कि हर जगह पर एक हाइपोथेटिकल मीडियम मौजूद होता है जिसका नाम है ल्यूमिनिफेरस ईथर। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस एन हाइपोथेटिकल मीडियम नेम्ड luminiferous ether is present everywhere, हर जगह प्रेजेंट है। According to Huygens, an hypothetical medium named luminiferous ether is present everywhere, even in vacuum also। वैक्यूम में भी ये प्रेजेंट रहता है। और इस मीडियम के बारे में बताया, इलास्टिसिटी ऑफ दिस मीडियम इज वेरी लार्ज and density is very low, density is very less। मैं याद है क्लास 11 में हम साउंड वेव पढ़ रहे थे, मैकेनिकल वेव पढ़ रहे थे, तो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव का बेसिक फार्मूला ये था। बड़ा होशियारी से इसने बताया। क्या होशियारी से बताया? क्योंकि देखो बेटा, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में बहुत ज्यादा होती है और ये v बहुत ज्यादा तभी हो सकता है जब e बहुत ज्यादा हो और d बड़ा कम हो। तो उसने कहा इस मीडियम की इलास्टिसिटी बड़ी ज्यादा होती है और डेंसिटी बड़ी कम होती है। बोलिए, क्लियर? हाइगेंस ने बताया कि लाइट वेव है, लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है, तो वेव कैसे हो सकती है, ये क्वेश्चन आया। तो उसने कहा वैक्यूम में भी एक मीडियम उपलब्ध होता है, उसका नाम है ल्यूमिनिफेरस ईथर। इस मीडियम की इलास्टिसिटी बड़ी ज्यादा होती है और डेंसिटी कम। लाइट के लिए वैक्यूम लीस्ट डेंस मीडियम है, सबसे कम डेंसिटी किस चीज की है बेटा? सबसे कम डेंसिटी कह दो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वैक्यूम का। लेकिन तुम्हें पता है बेटा, अगर डेंसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्लेनेशन स्पीड ऑफ वेव के आधार पे किया जाए तो पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव के आधार पर ही किसी मीडियम को मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर डेंस और लेस डेंस कहा जाए तो बेटा जो मीडियम लाइट के लिए सबसे कम डेंस है, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, वही मीडियम साउंड के लिए मोस्ट डेंस है। क्योंकि तुम्हें पता है साउंड कैन नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम। अगर साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता, इसका मतलब साउंड वेव के लिए वैक्यूम जो है वो सबसे ज्यादा डेंस मीडियम हुआ। लेकिन आज तक के ज्ञान के अनुसार हम लोग मानते हैं वैक्यूम का मतलब नथिंग, लेकिन वही वैक्यूम जो लाइट के लिए सबसे लेस डेंस है, वही साउंड के लिए सबसे लार्जेस्ट डेंस हो जाता है इफ वी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ वेव। क्लियर? अब आया कि हाइगेंस ने वेव थ्योरी को एक्सप्लेन कैसे किया, इसका आइडिया क्या था, वही बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि हाउ द लाइट इज वेव एंड इन व्हाट वे इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द हाइगेंस। जब हाइगेंस ने एक शब्द इंट्रोड्यूस किया और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है तुम्हारे इस चैप्टर के, इसका नाम है वेव फ्रंट। अगला हेडिंग डालिएगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या? अब एक चीज समझिएगा, अगर तुमको मैं वो चीज दिखलाऊं जो तुम्हें आसानी से आम जीवन में दिख जाएगी, तुम इमेजिन करो कहीं पे शांत पानी है तालाब में, उस शांत पानी में काम वाटर, उसमें एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, बहुत ही छोटा सा पत्थर का टुकड़ा डालिए। जैसे ही पानी में वो पत्थर का टुकड़ा
कहीं पर मान लीजिए किसी जगह पड़ता है तो तुम्हें याद है इसमें रिपल्स फॉर्म हो जाती है। वाटर में तुम्हें पता चलेगा ये वेव इधर की ओर जाएंगी और इस तरह की रिपल्स फॉर्म होती हैं। और अगर आपको याद हो कि जैसे मैंने ये सर्कुलर रिपल्स होती हैं, यहां पर तुम पाओगे कि पानी, जैसे अगर मैं यहां इस जगह बताऊं तो इस जगह पाओगे कि पानी जो है हल्का सा ये ऊपर की ओर आता है, और इसके आगे जो होगा जैसे यहां पर पानी ये ऊपर आया और फिर नीचे गया, फिर ऐसे ही लहरें आगे की ओर जाती हैं, रिपल्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये सर्कुलर रिपल्स, जहां पर जितना भी पानी के मॉलिक्यूल है, पानी मतलब मीडियम हुआ, वो अगर सब ऊपर आ रहे हैं तो बेटा ध्यान रखना इस जगह ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, बेटा समझिएगा जैसे पानी ऐसे था इस लेवल पे, वाटर इस लेवल पे था, तो इस जगह के मॉलिक्यूल अगर ऊपर आए हैं, ये ऊपर आए हैं, तो सारे मॉलिक्यूल यहां के सब हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जब पहुंचे हैं तो सारे के सारे हाईएस्ट पॉइंट पर हैं। सारे के सारे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारे कर रहे हैं। तो पता है जब मीडियम पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से एक ही तरफ डिस्प्लेस्ड हो और उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक ही तरफ हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं कि ये सेम फेज में है। याद आया है बात, है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पानी में एक हल्का सा स्टोन डालें, ऐसी सर्कुलर रिपल्स फॉर्म होती हैं। ये सर्कुलर रिपल्स जैसे ये वाली हम सेलेक्ट कर लें, इसके ऊपर वाटर के जितने मॉलिक्यूल हैं ये ऊपर की तरफ अगर आ रहे होंगे तो सब मॉलिक्यूल यहां के सब ऊपर होंगे। और इसके बगल वाला है बेटा, देखो ये अगर मॉलिक्यूल ऐसे वाटर के ये ऊपर है तो ये बगल वाली जगह पर मॉलिक्यूल जब नीचे जा रहे हैं तो नीचे होंगे, फिर यहां पर मॉलिक्यूल ऊपर होंगे। इस तरह से अगर आप ये सर्किल उठा लें ये हल्का सा, तो इसके ऊपर सारे वाटर जो कि मीडियम है कि मॉलिक्यूल अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर ही जा रहे हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। इसका मतलब इस सर्कुलर प्लेन के ऊपर, ये इस सर्किल के ऊपर सिचुएटेड सारे मीडियम पार्टिकल सेम फेज में है। ऐसा सरफेस, ऐसा प्लेन जिसके ऊपर सिचुएटेड सारे मीडियम पार्टिकल सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, इसे वेवफ्रंट कहते हैं। तो वेवफ्रंट की डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है? surfaces on which all medium particles are in same phase of oscillation और vibration। अगर तुमको वन लाइनर स्टेटमेंट चाहिए तो वेवफ्रंट क्या होगा? दो तरह की डेफिनेशन दे रहा हूं। पहला क्या? वेवफ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस, या वेवफ्रंट इज अ सरफेस ऑन विच all medium particles are in same phase of vibration and they have same amplitude also। क्योंकि मतलब तुम पता बेटा इस रिपल के ऊपर जितने मीडियम पार्टिकल जितनी ऊंचाई पे आएंगे उतने पे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां वाला पार्टिकल ज्यादा ऊंचाई पे आया ये कम आया, तो दे आर इन सेम फेज, ये तो ध्यान ही रखना है। और सेम एम्पलीट्यूड भी कहना गलत नहीं होगा। बोलिए क्लियर? तो वेवफ्रंट क्या हुआ बेटा? वेवफ्रंट इज द सरफेस on which all medium particles are in same phase of vibration or oscillations and having the same amplitude। one thing। second, mathematics के हिसाब से देखो, यहां पर जितने मीडियम पार्टिकल थे सेम फेज में थे, समझिएगा ऐसे, यहां का मीडियम पार्टिकल ये सब सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में थे ना, तो हमने इन मीडियम पार्टिकल को फ्री हैंड मिला दिया, ऐसे मिला दिया तो एक सरफेस तैयार हो गया। तो तुम कहोगे सर आपने क्या किया? सेम फेज वाले सारे पार्टिकल को ज्वाइन कर दिया फ्री हैंड से, एक सरफेस तैयार हो गया। मैथमेटिक्स में जब एक ही नेचर के पार्टिकल को ज्वाइन किया जाता है तो जो सरफेस तैयार होता है इसे लोकस कहते हैं। तो हिंदी में इसे बिंदु पथ कहते हैं। बिंदु मतलब पॉइंट, पथ माने रास्ता। अगर एक ही नेचर के बिंदुओं को हम ज्वाइन कर दें तो जो मिलता है उसे लोकस या बिंदु पथ कहते हैं। तो अगला डेफिनेशन और ऐसे होता है बेटा, क्या? Wavefront is the locus of all medium points या medium particles which are in the same phase of vibration। तो अगर कहीं वर्ड locus आए तो भी आप उसे घबराइएगा नहीं, आप क्या कहोगे? Wavefront is the locus of all medium particles having the same phase of vibration or oscillation and same amplitude। Wavefront is a surface, wavefront is the surface on which all medium particles are in same phase of vibration or oscillation and having same amplitude। मतलब पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी सेम होता है। अगर अनदर वर्ड्स में लिखें, इन अनदर वर्ड्स, शब्द अगर आप बदल दें, वेवफ्रंट
is the locus of all medium particles, locus of all points लिख लो, points having same phase of vibration or oscillation, right? So it is the locus of all points having the same phase of vibration. टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तीन तरह के वेव फ्रंट है। पहला है स्फेरिकल, दूसरा है सिलेंड्रिकल और तीसरा है प्लेन वेव फ्रंट। तो हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। मिटा दो इसे। ये यही बोर्ड में ज्यादा पूछा जा रहा है कि वेव फ्रंट क्या है और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बताइए, और फिर हम इसके अंदर जब समझाएंगे वहां से क्वेश्चन बनाएंगे। तो हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। इसके बेटा तीन टाइप। नंबर वन, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर सोर्स पॉइंट सोर्स हो तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं कैसे। लिखो, इफ सोर्स इज पॉइंट सोर्स, इफ सोर्स इज पॉइंट सोर्स, देन वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। इमेजिन करना बेटा, जब पॉइंट सोर्स की हम बात करें तो जैसे आप सन को मान लीजिए, सन हमसे किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो वो हम सारे लिए एक छोटा सा पॉइंट आता है, और थोड़ा दूर मान लो उसको तो छोटा सा पॉइंट आया, तो उससे थोड़ा अच्छा आइडिया आएगा। तो आप सन को मान ले, या एक बल्ब मान लीजिए, एक बल्ब है। देखो बेटा, अगर ये बल्ब है तो ये पॉइंट सोर्स हुआ। बताइएगा, सन या बल्ब जैसी चीज है, चारों तरफ रोशनी भेजती है, इधर इधर नीचे ऊपर चारों तरफ। तो एक पॉइंट सोर्स चारों तरफ इधर इधर हर तरफ एनर्जी भेजता है लाइट की। तो देखो बेटा, ये पॉइंट सोर्स है। तो देखो, यहां से वेव चली तो इधर कुछ दूरी पर या इधर कुछ दूरी पर या इधर या ऊपर नीचे, अगर हम उस पॉइंट सोर्स से समान दूरी पर, इक्वल दूरी पर कुछ पॉइंट्स को हम ले लें, तो तुम्हें पता है उस जगह पर सारे पॉइंट्स सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होंगे। क्यों? या देखिएगा, शुरुआत में आप मत बनाइएगा। जैसे सोर्स पॉइंट सोर्स है, अब यहां से वेव, अगर लाइट वेव इधर जा रही, वेव फॉर्म में नहीं दिखा रहे, बस रेज में दिखा रहे, ये लाइट वेव जा रही, तो तुम्हें पता है बेटा, ये जब लाइट जाएगी तो ये मीडियम पार्टिकल में एक डिस्टर्बेंस, ऐसे डिस्टर्बेंस पैदा कर देगी, हलचल पैदा करेगी। अगर इस सोर्स को हम सेंटर मान लें और एक आर डिस्टेंस का, एक निश्चित दूरी का रेडियस लेकर के एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखना, पेपर पे सर्किल ड्रॉ करते हैं क्योंकि 2D में बना सकते हैं, लेकिन असल में ये स्फीयर है। टेक अ पॉइंट सोर्स एज द सेंटर। आप इस पॉइंट सोर्स को सेंटर मानिए एंड ड्रॉ द स्फीयर्स ऑफ एनी रेडियस। पहला स्फीयर ये ड्रॉ कर दो, दूसरा ये ड्रॉ कर दो, आप और ड्रॉ कर दें, then all these spheres are spherical wavefront। तो हमने क्या किया बेटा, take point source as the center, draw the spheres of any radius। जैसे इसका रेडियस हम r1 ले लें, इसका रेडियस r2 ले लें, then all medium particles situated on these spheres are in same phase। इसके ऊपर सारे मीडियम पार्टिकल सेम फेज में होंगे, इसके ऊपर सारे मीडियम पार्टिकल सेम फेज में होंगे। तो बताइए बेटा, हम इनको स्फेरिकल वेवफ्रंट कह सकते हैं? बोले बेटा, तो आप बताइएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर आपसे कहा जाए ड्रॉ करो तो क्या कहोगे? कहोगे सर पॉइंट सोर्स को सोर्स मानो और किसी भी रेडियस का स्फेयर ड्रॉ कर दो। पॉइंट सोर्स है, देखो ये आपने एक स्फेयर छोटा सा ड्रॉ किया, बड़ा स्फेयर ड्रॉ करो, और इनको अगर ड्रॉ करते जाओ तो ये सब के सब सरफेस स्फेरिकल वेव फ्रंट है। बता सकते हो कितने स्फेरिकल वेव फ्रंट इस पॉइंट सोर्स से बन सकते हैं? इनफाइनाइट, नेचुरली इन्फिनिटी बन जाएंगे। करेक्ट? ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये दूसरा, आगे तीसरा, इस तरह से जाएगा। एक चीज और देखो गौर से, ये बेटा लाइट रेज है, लाइट रेज। देखो लाइट रेज को अगर गौर से देखो तो वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब ये तुम इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो नोट ये आया कि रेज या लाइट रेज आर नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक, सेकंड लिखिएगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सोर्स से पॉइंट सोर्स नहीं होता है। आप ट्यूबलाइट को इमेजिन कर लो, घरों में ट्यूबलाइट है तो देखो ये लीनियर सोर्स हो सकता है ट्यूबलाइट टाइप का, या इसके अलावा और है बेटा, जैसे ये पेपर है, मान लो बेटा ये पेपर है, आपने इसमें क्या किया, इसके ऊपर एक इतना सा रेक्टेंगुलर हिस्सा कट करके अलग हटा दिया। तो पेपर है, आपने उसमें से ऐसा किया, इतना हिस्सा कट करके अलग कर दिया। अब देखो ये अगर ओपनिंग बन गई
तो इस पे अगर लाइट पड़ेगी तो लाइट बेटा इस साइड से जो दूसरी तरफ निकलेगी, तो बताओ ये खुद ही अपने आप में एक सोर्स होगा। ये सोर्स कैसा है, लीनियर या रेक्टेंगुलर। सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट तब मिलता है जब सोर्स लीनियर होता है। तो लिखो व्हेन सोर्स इज लीनियर देन wavefront is cylindrical. So when the source is linear or line, then the wavefront is cylindrical. Example मैंने बता दिया, rectangular slit made on a screen या ट्यूब लाइट आप मान सकते हैं। तो आइएगा जरा सा देखो, अगर मैं लीनियर सोर्स बनाऊं, बेटा देखो ये लीनियर सोर्स ले लिया, आप चाहे तो इसकी थिकनेस थोड़ा दिखा दें, लेकिन लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको पता है कि लाइन या लीनियर किसे माना जाता है, जिसकी लंबाई जो है इसकी मोटाई की तुलना में नेग्लिजिबल हो। कैसे करेंगे, देखो इस लीनियर सोर्स से स्फेरिकल वेवफ्रंट ऐसे बनेगा। इमेजिन करो जरा, सभी लोग देखना, ये ट्यूब लाइट है मान, पता इस ट्यूब लाइट है तो रोशनी चारों तरफ इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर इधर, इस साइड नहीं जाएगा। तो देखो लाइट इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही। अब एक चीज इमेजिन करो, आप इस सिलिंड्रिकल या लीनियर सोर्स को एक्सिस मानो और इसको एक्सिस मान के आप एक डेफिनेट रेडियस का बना हुआ सिलेंडर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। तो आप इसको एक्सिस मानिए और अगर आप इसको कवर किया हुआ किसी रेडियस का सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, एक नहीं हजारों ड्रॉ कर सकते हैं, मैं एक या दो बना रहा हूं ये, तो ये जो सिलेंडर होगा आप बताइएगा बेटा, देखो यहां से जो लाइट इतनी दूरी तक जाएगी, यहां से लाइट इतनी दूरी तक जाएगी, वो बराबर समय लेगी और जब बराबर समय लेगी तो यहां से यहां तक की दूरी पे जो मीडियम पार्टिकल है उसका फेज क्या होगा बेटा, वो सेम होगा। तो देखो आप क्या करोगे, एक लाइन सोर्स को एक्सिस मानो और अगर आप ऐसे सिलिंड्रिकल शेप बना दें, ये मैं लाइट रेस के एरोज बना रहा हूं, शेप बना दें, तो ये सारे सिलिंड्रिकल शेप ये सारे सिलिंड्रिकल शेप सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट होते हैं। किसी के मन में डाउट हो तो पूछिए बेटा। तो हमने क्या किया, देखें बेटा, ये लीनियर सोर्स है, ये काफी कुछ याद करो ना, जब थर्मोमीट्री पढ़ा था उस टाइप का है ना, थर्मोमीट्री या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था। थर्मोमीट्री में था आइसोथर्मल सरफेसेस, पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहां पर वेवफ्रंट आ रहा वैसा, बोले याद आया, ये सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट आया, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। तो बताइए सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट आपको कब मिलेगा, बस एक लाइन याद रखो, सोर्स इज लीनियर। थर्ड है बेटा, इसे हम बोलते हैं प्लेन वेवफ्रंट। चलिए बेटा, प्लेन वेवफ्रंट क्या होगा, एक अंदाजा वहां से लो जब हमने तुमको स्फेरिकल वेवफ्रंट पढ़ाया, तो बताया क्या, लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। ध्यान आया, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो ये पॉइंट सोर्स है, जब पॉइंट सोर्स को सेंटर मान के एक ही वेवफ्रंट बनाओ स्फेरिकल, दूसरा बनाओ, थोड़ा और दूर लाइट गई ऐसे बनाओ, और दूर लाइट गई तो ऐसे स्फेयर बनाओ। ध्यान देना एक चीज, देखो बेटा, अगर मैं इतना हिस्सा लूं या इतना हिस्सा लूं, अगर आप इसका, इस स्फेयर का, देखो ये कर्ड है, लेकिन इतना ही हिस्सा, देखो इतना ही हिस्सा, अब अगर इस कर्ड का लूं, देखो इस स्फेयर का अगर इतना हिस्सा लेता हूं, ये थोड़ा कर्ड है, अगर इतना हिस्सा यहां लो, देखो लेस कर्ड आया, इसका हिस्सा और अगर यहां लो तो और लेस कर्ड, और दूर जाऊं तो ये और लेस कर्ड, और अगर मैं अगला स्फेयर बनाता है जैसे ये, तो आप कहोगे सर और आगे जाए, और लेस कर्ड, और आगे जाए बेटा अगला अगर हम ले, तो देखो ये लगभग लाइन बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। बोलिए क्लियर, मतलब समझे क्या हुआ, जो वेवफ्रंट आपको स्फेरिकल लगता है पास में, वो इंफिनिटी पे जाके प्लेन हो जाता है। तो इसका मतलब जो लाइट रेज, देखो बेटा ये लाइट रेज आ रही थी, देखो वेवफ्रंट के साथ 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, ये लाइट रेज आ रही है, और अगर ये इंफिनिटी पे पहुंच गई तो देखो वेवफ्रंट इसके साथ क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा और खुद प्लेन हो जाएगा। एक स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट है, वो अगर इंफिनिटी पे चला जाए तो यही स्फेरिकल वेवफ्रंट इंफिनिटी पे जाके क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। सिर्फ स्फेरिकल ही नहीं, सिलिंड्रिकल भी। आप याद करो, ये अगर ट्यूबलाइट है तो आप देखो यहां से लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो पता है यही लाइट जब इन्फिनिटी पे जाएगी तो पैरेलल हो जाएंगी। तो इन्फिनिटी पे अगर लाइट रेस पैरेलल होंगी तो वेवफ्रंट जो हो जाएगा वो प्लेन हो जाएगा। तो हम डेफिनेशन इसके ऐसे ही लिखते हैं, प्लेन वेवफ्रंट क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट बिकम्स प्लेन वेवफ्रंट, राइट। अब एक और बात आई,
प्लेन वेव फ्रंट के केस में लाइट रेज पैरेलल होती हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल देन द वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट। बोले क्लियर? एट इंफिनिटी spherical and cylindrical wavefront becomes plane wavefront. ये plane wavefront हो जाते हैं। If light rays are parallel, then wavefront becomes plane wavefront. इसका मतलब प्लेन वेवफ्रंट इन्फिनिटी पे मिलेगा ना। कब? देखो बेटा, लाइट रेज पैरेलल कब होती हैं? जब किसी सोर्स से लाइट रेज निकले और इन्फिनिटी तक जाए तो पैरेलल हो जाए। बेटा ऐसा नहीं है, हम लेबोरेटरी में भी लाइट रेज को पैरेलल बना लेते हैं, बड़ा आसान होता है। देखो ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, अगर हम इसके सामने एक लेंस को इस तरह से रख दें, लेंस के फोकस पे सोर्स आ जाए, तो देखो अगर ये सोर्स फोकस पे होगा तो लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी, और जैसे ही लाइट रेज पैरेलल होंगी बेटा वेवफ्रंट प्लेन हो जाएगा। देखो लाइट रेज पैरेलल है, हमने ये वेवफ्रंट अगर हम ऐसे ही ड्रॉ कर दें, ये प्लेन वेवफ्रंट हो गया। वन लाइन ऐसे लाइन जैसा, ये प्लेन वेवफ्रंट हो गया। अगर आगे और आप ले जाएं, प्लेन वेवफ्रंट हो गया, तो ये प्लेन वेवफ्रंट आया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे प्लेन वेवफ्रंट बना दें। याद करो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनाए थे, आइसोथर्मल सरफेसेस भी ऐसे बनाए थे। लाइट रेज है ये ऐसे जा रही, ये देखिए ये प्लेन वेवफ्रंट आ गया, प्लेन वेवफ्रंट। तो तीन तरह के वेव फ्रंट आए बेटा, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अच्छा एक चीज बताना, स्फेयर का 2 डायमेंशनल फिगर क्या होता है? सर्किल। तो स्फेयर का 2 डायमेंशनल जो फिगर आएगा वो सर्किल आएगा। आप मुझे किसी एग्जाम्पल में सर्कुलर वेव फ्रंट बता सकते हैं, हालांकि आज के लेक्चर की शुरुआत ही उसी से हुई थी। अगर वाटर के सरफेस पे स्टोन डालते हैं तो उस समय जो रिपल्स फॉर्म होती है वो कैसा वेव फ्रंट है? वो स्फेरिकल नहीं है बेटा, वो सर्कुलर वेव फ्रंट है। तो आप नोट में लिख लीजिएगा, व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड ऑन सरफेस ऑफ calm water then circular ripples are circular wavefront। इस सर्कुलर वेव फ्रंट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने वेव फ्रंट एंड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात की। आप इसे ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड वीडियोज। थैंक यू।